Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today is our last lecture of Unit 12 Electromagnetic Induction. और जैसा कि आपको याद होगा, हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें मोशनल ईएमएफ और लेंसेज लॉ को डिस्कस किया था। तो आज हम उसी के सिलसिले के कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में हम ट्रांसफार्मर देखेंगे और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद द फ्यू एमसीक्यूज रिलेटेड टू द प्रीवियस टॉपिक। पहला क्वेश्चन देखिए, अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड L एंड रेजिस्टेंस R मूव्स इन इट्स प्लेन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी V परपेंडिकुलर टू वन ऑफ इट्स साइड्स. A magnetic induction constant in time and space pointing perpendicular into the plane of the loop exists everywhere. The current induced in the loop. असल में देखिए कि ये जो लूप है ये इनटू द मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है और ये लूप इसमें मूव कर रहा है। तो जब ये लूप इस तरफ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्योंकि एरिया चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि एंगल भी चेंज नहीं हो रहा, तो फ्लक्स कहाँ से चेंज होगा? फ्लक्स इज बी ए कॉस थीटा। ना थीटा चेंज हो रहा है, ना ए चेंज हो रहा है, ना बी चेंज हो रहा है। तो बिकॉज फ्लक्स चेंज हो रहा है इसलिए इंड्यूस ईएमएफ पैदा नहीं होगी, और क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगी, इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। सो द इंड्यूस करंट इन दिस सिचुएशन विल बी इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एन ईएमएफ ऑफ 0.03 volt is induced in a wire when it moves at right angles to a uniform magnetic field with a speed of 4 meter per second. If the length of the wire in the field is 15 centimeter, the magnetic flux density B हमने मालूम करनी है। तो जैसा कि लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे राइट एंगल, यानी कि V और V के दरमियान एंगल कितने का है? 90 डिग्री का है। सो इफ इट इज 90 डिग्री, sin 91 हो गया, तो E इज इक्वल टू VBL, और यहाँ से B किसके बराबर आ गया? E ओवर VL। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास दी गई हैं, पुट करेंगे तो आपके पास B की वैल्यू आ जाएगी, एंड द वैल्यू ऑफ B विल बी इक्वल टू 0.005. राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, okay, the next question is, a metallic ring is attached with the wall of a room. When north pole of a magnet is brought near to it, the induced current seen from the opposite side of the magnet. So this is the metallic ring, और ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल आ रहा है इस तरफ। तो इसमें देखिए ज़रा हुआ क्या कि ये रिंग है, तो ये आ रहा है, दिस इज द नॉर्थ पोल। तो इसका मतलब है कि अब जो इसमें जब ये करीब आएगा तो इसमें से गुजरने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी। जब इस रिंग में से गुजरने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होंगी तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, और फिर वो इंड्यूस करंट के थ्रू अपोज करवाएगी। तो कैसे अपोज किया जा सकता है क्या वाले मैग्नेट को? इसको रिपेल करके। रिपल्शन के लिए क्या जरूरी है कि अगर ये वाला पोल नॉर्थ हो तो ये वाला पोल भी नॉर्थ हो। तो ये वाला पोल अगर नॉर्थ है तो इसमें किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। उसने पूछा है डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट की अपोजिट साइड ये वाली है। सो इफ दिस इज द साउथ नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल। और अगर ये साउथ पोल है तो इसमें करंट किस डायरेक्शन में बहेगा? इसमें करंट बहेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपके पास, दैट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अ कंडक्टिंग वायर इज मूविंग टुवर्ड्स राइट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज शोन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जिस तरफ ये करंट जा रहा है चार्जेस पर, उस तरफ फोर्स लग रही है, तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब है चार्जेस पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। तो यू नो द रिलेशन F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस P। सो अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, उंगलियां जहां से घूमना स्टार्ट करेंगी वो वेलोसिटी है, कहां घूमना है? उंगलियां एंड कर रही हैं इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, वर्टिकली डाउनवर्ड, आपके लिए वर्टिकली डाउनवर्ड। सो जो इसका क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एंड डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the north pole of a bar magnet is moved swiftly downward towards a closed coil and then second time it is raised upward slowly. नीचे स्विफ्टली, यानी कि नीचे की तरफ जब वो आएगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा, तो डाउनवर्ड के लिए ईएमएफ ज्यादा होगी, राइट। अपवर्ड स्लोली है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम है, तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए ईएमएफ क्या होगी? कम होगी। सो कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट्स इन द टू केसेस विल बी सो हायर वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज ये नॉर्थ पोल है ना, तो ये भी नॉर्थ होना है, तो इसका मतलब है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। हायर वैल्यू ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, और जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो इफ दिस इज नॉर्थ पोल तो रिंग के इस पोल को साउथ होना पड़ेगा, और साउथ कब होता है? जब करंट क्लॉकवाइज बहता है, तो क्लॉकवाइज। और लो वैल्यू क्यों आई? क्योंकि आपने स्लोली रेज किया था मैग्नेट को, तो इसलिए जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या हुआ? वो कम हुआ। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय लेंज़ेस लॉ, जैसा कि आप जो है वो जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि जी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द गिवन एसी वोल्टेज। गिवन एसी वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए वी यूज ट्रांसफार्मर। अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई वी नीड टू इंक्रीज और डिक्रीज द गिवन एसी वोल्टेज। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट पढ़ा हुआ है आपने, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। सो इफ द इलेक्ट्रिकल पावर हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्गर डिस्टेंसेज, तो फॉर लॉन्गर डिस्टेंस अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल पावर को कैरी करके लेके जाएंगे जो कि IV है, तो बिकॉज ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर देयर विल बी मच हीट लॉस। हीट लॉस बहुत ज़्यादा होगा। तो इस हीट लॉस को आप कम भी कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? यू कैन इंक्रीज द AC, द वोल्टेज ऑफ AC। अगर आप इंक्रीज करेंगे V को, दिस विल इन टर्न डिक्रीज I।
हम आगे जाके पढ़ेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यही करता है, वी को बढ़ा देता है और आई को कम कर देता है। तो जब आप वी को बढ़ाएंगे और आई जो है वो कम हो जाएगा तो पावर तो उतनी ट्रांसमिट हो रही है, लेकिन करंट के कम होने की वजह से द हीट लॉस विल बी रिड्यूस्ड। सो दैट इज व्हाई वी नीड टू इंक्रीज द गिवन वोल्टेज। और फिर जहां आपको ज़्यादा करंट चाहिए, वी नीड टू डिक्रीज द गिवन वोल्टेज सो दैट द करंट इज इंक्रीज। घरों में आपको चीज़ें जो है वो पैरेलल में लगी होती हैं, हर डिवाइस पे चलने के लिए करंट चाहिए होता है। तो देयर यू कैन यूज स्टेप अप ट्रांसफार्मर नियर द रेजिडेंशियल एरियाज, ताकि वहाँ पर जो है करंट बढ़े और वोल्टेज कम हो। सो दैट इज वाई वी नीड टू इंक्रीज और डिक्रीज द गिवन वोल्टेज। सो इफ यू लुक एट द वर्किंग ऑफ द ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या है और ये कैसे दिए गए वोल्टेज को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। सो सबसे पहले इफ यू लुक एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर, इट कंसिस्ट ऑफ एन आयरन कोर। ये एक आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर, एंड एज यू नो कि जो सॉफ्ट आयरन कोर होती है इट कैन इजीली बी मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड, राइट। और इसके एक तरफ हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग होती है, राइट, इसके साथ बैटरी कनेक्टेड है, और एक तरफ जो है वी हैव सेकेंडरी वाइंडिंग्स। यहाँ से आप कोई लोड रजिस्टर लगाते हैं, कोई आउटपुट लेते हैं, दिस इज योर लोड रजिस्टर। दिस इज द प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज द सेकेंडरी कॉइल। सो अगर आप देखें तो ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग होती है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे होती है। एंड व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? म्यूचुअल इंडक्शन में एक रिलेशन आपने पढ़ा था और वो ये था कि दिस इज द फिनोमेना इन विच चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। तो क्योंकि ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है तो उसके लिए प्राइमरी कॉइल के करंट का चेंज होना जरूरी है। तो उसके लिए हमारे पास जो वोल्टेज है उसका भी चेंजिंग होना जरूरी है। सो वी कैन हैव एन एसी वोल्टेज और वी कैन हैव इवन पल्सवेटिंग एसी, क्योंकि दोनों में करंट चेंज हो रहे हैं। बट बिकॉज आपने जो है वो कोर को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज भी करना होता है तो आप इसके लिए जो है वो एसी वोल्टेज इस्तेमाल करते हैं, बट ट्रांसफार्मर कैन वर्क ऑन पल्सवेटिंग एसी एज वेल। अब होता यह है कि ये तो हमें पता है कि म्यूचुअल इंडक्शन हो जाती है, इस कोर से गुजरने वाला करंट तब्दील होता है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है जी? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। जब इसमें से गुजरने वाला करंट तब्दील होता है बिकॉज ऑफ दिस वोल्टेज, करंट तब्दील होगा तो मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होगी। वी नो दैट फाई इज इक्वल टू बी ए। जब मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होगी तो फ्लक्स तब्दील होगा, एंड वी नो दैट E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। सो जब प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स तब्दील होगा तो इसमें प्राइमरी कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी। सो दीज टू कॉइल्स दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड। ये जो दोनों कॉइल होते हैं दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड बट दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। मीन्स टू से कि इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इस कॉइल से पास करती हैं, लेकिन दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड। इनके दरमियान कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता कि जो करंट इसमें से पास करे तो वही करंट इसमें से पास करे। सो बिकॉज दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड, तो उसी वजह से इफ वी हैव अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द प्राइमरी कॉइल, सिमिलरली वी विल हैव अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल एज वेल। अब आप जरा देखिए कि मैंने इन दो इक्वेशंस में फाई के साथ पी या एस नहीं लिखा, बाकी मैंने इनके साथ भी सेकेंडरी ईएमएफ और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स लिखे हैं, इनके साथ भी प्राइमरी कॉइल और प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स लिखे हैं। तो उसकी रीजन ये है, जैसा कि मैंने बताया, दे आर मैग्नेटिकली लिंक्ड। जो फ्लक्स इसमें से गुजरेगा वो इसमें से गुजरेगा, अगर इसमें से चेंज हो रहा है तो इसमें से चेंज हो रहा है, तो इट मीन्स के ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। सो इसलिए मैंने डेल्टा फाई या डेल्टा ऑफ द प्राइमरी कॉइल और डेल्टा फाई ऑफ द सेकेंडरी कॉइल के साथ मैंने कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं की। तो स्टूडेंट्स होता ये है, अच्छा एक इससे पहले कि हम आगे चलें, ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमेना होता है, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी होता है ट्रांसफार्मर में, बिकॉज इसमें से करंट गुजरा तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई। व्हाट इज दिस? दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एमसीक्यू आ जाए कि जी ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीस, तो वो भी बोथ ए एंड बी आ जाएगा। और आप जानते हैं कि इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज नेग्लिजिबल, तो जितना जो है वो इंड्यूस ईएमएफ होती है उतना ही अप्लाइड वोल्टेज होता है विद द ऑपोजिट पोलैरिटी। तो हम लिख सकते हैं कि Vp इज NP डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी एंड Vs इज इक्वल टू NS डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। सो नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें तो वी गेट NS ओवर NP दैट इज Vs ओवर Vp, राइट। सो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें तो Vs ओवर NS इज इक्वल टू Vp ओवर NP, राइट। सो कहने का मतलब ये है कि वोल्टेज पर यूनिट टर्न इन द प्राइमरी इज इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट टर्न इन द सेकेंडरी। तो वोल्टेज पर यूनिट टर्न पूरे ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट रहता है, तो दिस रिमेन्स कांस्टेंट। इसके अलावा क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है जी? फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहती है। इसके अलावा पावर जो है वो कांस्टेंट रहती है, बट इफ वी टेक आवर ट्रांसफार्मर एज एन आइडियल ट्रांसफार्मर, तो ये तीन चीज़ें जो है वो क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं, राइट। सो दिस इज द बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। अब अगर हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें
For an ideal transformer, we know that for an ideal transformer we have the input power is equal to output power. अगर आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है और उसमें आपके पास वर्ड आइडियल इस्तेमाल नहीं किया गया तो अंडरस्टूड सी बात है कि आपने इसको आइडियल ट्रांसफार्मर के लिहाज से ही सॉल्व करना है, बिकॉज आपकी बुक में ट्रांसफार्मर को आइडियल ही ज्यूम किया गया, राइट. अनलेस और अनटिल के प्रैक्टिकल का लफ्ज मेंशन हो तो यू विल ट्रीट द प्रॉब्लम्स लाइक द ट्रांसफार्मर इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर. सो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर. इट मीन्स आई वी इज इक्वल टू आई वी, इधर प्राइमरी लगा दें इधर सेकेंडरी लगा दें. इट मीन्स के वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस. बट हमने तो देखा था कि वी एस ओवर वी पी बराबर है एन एस ओवर एन पी के. इसका मतलब है वी एस ओवर वी पी को आप एन एस ओवर एन पी के बराबर भी रख देंगे. तो ये वो मास्टर इक्वेशन है जिससे यू कैन सॉल्व मैनी न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द ट्रांसफार्मर. सो अब हम ये देखते हैं, ये हमने ट्रांसफार्मर की वर्किंग को तो देखा, अब हम ये देखते हैं कि जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उनके दरमियान जो है वो क्या कंपेरिजन है, राइट. सो सबसे पहले लेट अस सी स्टेप अप ट्रांसफार्मर. स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इधर हम जो है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को देख लेंगे. सो व्हेन यू टॉक अबाउट द स्टेप अप ट्रांसफार्मर वी नो द फंडामेंटल इक्वेशन वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी एंड दैट इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस, राइट. सो वी हैव नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल. इन द स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मैं बात कर रहा हूँ. वी एस इज ग्रेटर देन वी पी, सिमिलरली आई एस इज लेस देन आई पी. आई एस लेस देन आई पी होगा. सो इसके अलावा इनपुट पावर इज इक्वल टू दी आउटपुट पावर, ये आइडियल केस के लिए. और इसके अलावा इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू दी आउटपुट फ्रीक्वेंसी. सो ये हमारे पास जो है वो सारी क्लासिफिकेशन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए. और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए इसी इक्वेशन में देखिए एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू आई पी ओवर आई एस. सो इफ यू टॉक अबाउट दी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तो उसमें क्या होगा जी, वी एस विल बी लेस देन वी पी, एन एस विल बी लेस देन एन पी. Similarly, IS will be greater than IP. Input frequency is equal to output frequency and input power is equal to output power for an ideal transformer. So this is step up. अब देखिए जो step up transformer है, पावर क्या है? What about power? पावर तो IV है. एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को कम करता है, पावर को नहीं बढ़ाता, ये पावर को कम नहीं करता. एक्चुअली तो पावर रिड्यूस होगी, जारी बात है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पावर लॉस. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल ट्रांसफार्मर, तो आइडियल स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, इट स्टेप अप द वोल्टेज बट इट स्टेप्स डाउन द करंट. So an ideal step up transformer step up the secondary voltage and step down the secondary current. And an ideal step down transformer step down the secondary voltage but it step up the secondary current. तो इन चीज़ों को जो है वो आपने ध्यान में रखना है. और जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि we need to increase or decrease the given voltage due to the different preferences. So that is why जो AC है it is widely used all over the world, because by using AC we can increase the given voltage and or decrease the given voltage, which in turns decrease the given current and increase the given current depending upon our requirement. अगर हमने longer distance transmission करनी है तो we use step up transformer to increase the voltage and decrease the current and hence decreasing the heat loss, which is H is equal to I square RT, जिसे आप Joule's heating effect भी बोलते हैं. So this was the step up and स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. अभी तक हमने जो स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर डिस्कस किया है इट्स एन आइडियल ट्रांसफार्मर, इसमें कोई पावर लॉस नहीं होता. और अभी मैंने जो स्टार्ट में डायग्राम बनाई थी ट्रांसफार्मर की, तो उसमें आपने देखा था कि मैंने कोर के साथ जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल रखे थे, ये देखिए वो आपस में पैरेलल थे. उसकी वजह ये है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की इक्वेशन है, द ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल डिपेंड्स अपॉन द म्यूचुअल इंडक्शन. एंड रिमेंबर दैट म्यूचुअल इंडक्टेंस कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ थीटा बिटवीन द टू कॉइल्स, राइट. सो मैक्सिमम कब म्यूचुअल इंडक्शन होगी, जब दो कॉइल्स के दरमियान एंगल 0 डिग्री का होगा, बिकॉज cos 0 इज इक्वल टू 1. अगर आपके पास एक कॉइल ऐसे पड़ा हुआ है और दूसरा कॉइल ऐसे पड़ा हुआ है, सो एज यू कैन सी कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास नहीं कर सकेंगी, पास तो ऐसे होनी है. सो इस केस में देयर विल बी नो म्यूचुअल इंडक्शन बिकॉज थीटा इज 90, सो m इज इक्वल टू 0. सो इसलिए ये दोनों कॉइल्स को पैरेलल रखा गया. इसके अलावा वो जो टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन वाला, उसमें भी जाके देखिएगा दो कॉइल जो थे वो उनको क्या रखा गया था, पैरेलल रखा गया था. सो अगर आपने ट्रांसफार्मर में पावर लॉसेस देखने हैं, पावर लॉसेस इन दी ट्रांसफार्मर, सो दिस द फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ पावर लॉस इन द ट्रांसफार्मर. सबसे पहले आएगा कॉपर लॉस, जिसको आप I स्क्वायर RB को कहते हैं. ट्रांसफार्मर की जो ये कोर है,
राइट। ट्रांसफार्मर की ये कोर है और ये जो वायर्स हैं, ये जो वाइंडिंग्स हैं, इनमें से जब करंट गुजरेगा तो इनमें हीट लॉस होगा, I²RT, जाउल्स हीट लॉस। सो ये भी एक रीज़न है पावर लॉस की। व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग सम पावर इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हम इसको कैसे जो है वो इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं कि हम अगर ये तो हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि करंट जो गुजरना है वो तो गुजरना ही है। हाँ, हम इसको रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस को कम को कैसे कर सकते हैं, हम कोई थिक वायर यूज़ करें ताकि उसका क्रॉस सेक्शन लेके ज़्यादा हो और रेजिस्टेंस जो है वो कम हो, राइट। सो इस तरीके से हम इस पावर लॉस को जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं, राइट। सेकेंड इज वी हैव द एडी करंट लॉस। तो एडी करंट्स क्या होते हैं, पहले इनकी डेफिनेशन लिख लीजिए, मैं ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन को आप लिख लीजिए। सो दीज आर दी सर्कुलर करंट्स प्रोड्यूस्ड इन अ मेटल विच इज केप्ट इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि दीज आर दी सर्कुलर करंट्स प्रोड्यूस्ड इन द मेटल्स व्हेन द मेटल इज केप्ट इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट ये देखिए, सो इफ वी हैव दिस कोर, राइट, और जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तादाद चेंज होगी कॉइल्स में से, तो वो जाहिर बात है कोर के थ्रू ही, कोर ही तो उनको मैग्नेटिकली लिंक कर रही है। तो इसका मतलब है कि कोर में से भी गुजरने वाली नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की तादाद तब्दील होगी। इसका मतलब है कोर में भी जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स तब्दील होगा। इसका मतलब है कोर में भी इंड्यूस ईएमएफ पैदा होगी, और वो जो इंड्यूस ईएमएफ कोर में पैदा होगी उसकी वजह से कोर के अंदर सर्कुलर करंट्स पैदा होंगे, और वो सर्कुलर करंट्स क्या करेंगे, इसका मतलब है कि H इज इक्वल टू I²RT के तहत, H इज इक्वल टू I²RT के तहत सर्कुलर करंट से प्रोड्यूस होंगे, तो ये कोर भी हीटअप हो जाएगी। तो ये एडी करंट लॉस है कि एक तो ये वाइंडिंग हीटअप होगी, दूसरा कोर भी हीटअप होगी, एंड एज यू नो हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो व्हाट वी कैन डू टू रिड्यूस द एडी करंट लॉस, इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है वो मैथमेटिक्स देखनी पड़ेगी। देखिए कि जो पावर है, पावर लॉस ड्यू टू एडी करंट, वो किसके बराबर है, द एडी करंट्स उसका स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस ऑफ द कोर की रेजिस्टेंस, राइट। सो हम लिख सकते हैं कि ये पावर लॉस है ड्यू टू एडी करंट, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर मतलब कंडक्टिविटी का स्क्वायर, और रेजिस्टेंस का मतलब है इनवर्स ऑफ कंडक्टिविटी। तो एडी करंट जो लॉस है उसकी पावर लॉस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंडक्टिविटी के। तो कोर जितनी कंडक्टिव होगी तो उतना ज़्यादा जो है वो एडी करंट लॉस ज़्यादा होगा। तो इसके हम दो तरीके से एडी करंट लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। एक तो इंस्टेड ऑफ सिंगल कोर हम डिफरेंट कोर्स यूज़ करें और उनके ऊपर जो है वो इंसुलेशन लपेटते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी कम होगी, पावर लॉस कम होगी। या फिर जो कोर मटेरियल है उसमें हम सिलिकॉन मिक्स कर दें, क्योंकि सिलिकॉन की जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी सॉफ्ट आयरन। तो फिर उससे उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी कम होने से भी जो पावर लॉस ड्यू टू एडी करंट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो दिस इज दी एडी करंट लॉस के सम इलेक्ट्रिकल पावर्स इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू द एडी करंट्स इंड्यूस्ड इन द कोर। टू मिनिमाइज दिस लॉस ट्रांसफार्मर कोर आर लैमिनेटेड एंड सिलिकॉन इज एडेड टू द कोर मटेरियल, सो इट इंक्रीज द रेजिस्टिविटी। देखें, जब रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी कम होगी, और जब कंडक्टिविटी कम होगी तो फिर ये जो पावर लॉस है ड्यू टू एडी करंट्स ये भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, राइट। सो दिस वाज द एडी करंट लॉस जी। इसके अलावा देखिए वी हैव दी हिस्टेरेसिस लॉस। सो आप जानते हैं कि वो जो कोर मटेरियल है जब उसमें से एसी गुजरता है तो वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, और मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने के लिए इट रिक्वायर्ड सम एनर्जी, एंड द एनर्जी नीडेड टू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज द गिवन मटेरियल इज कॉल्ड द हिस्टेरेसिस लॉस। और ये जो एरिया है हिस्टेरेसिस लूप का, जो चैप्टर नंबर 17 में आपने पढ़ी हुई है, उसका एरिया हमें कोशिश करनी है कि स्मॉल रखें, क्योंकि जितना स्मॉल उसका एरिया होगा इसका मतलब है कि उतना इजीली जो हमारा कोर मटेरियल है वो मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज हो सकता है। सो दैट इज वाई इंस्टेड ऑफ हार्ड मटेरियल वी यूज द सॉफ्ट आयरन, क्योंकि वो इजीली मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज फ्लक्स लीकेज लॉस। प्राइमरी कॉइल की जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं सारी की सारी अगर कोर में से सेकेंडरी में से पास नहीं करती तो पावर तो ट्रांसफर हो ही थ्रू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रही है ना। तो उसको हमने रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस इन द प्राइमरी वाइंडिंग इज नॉट कंप्लीटली लिंक्ड विद द सेकेंडरी बिकॉज फ्यू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कंप्लीट देयर पाथ इन एयर। टू मिनिमाइज दिस लॉस सेकेंडरी वाइंडिंग इज केप्ट इनसाइड द प्राइमरी वाइंडिंग, ताकि जो प्राइमरी से कॉइल से फ्लक्स गुजरे वही सेकेंडरी से हमारे पास जो है फ्लक्स गुजरे। इसके अलावा हमिंग लॉस, तो ड्यू टू द अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कोर वाइब्रेट करती है और उसकी वजह से नॉइज क्रिएट होता है, एंड एज यू नो कि नॉइज इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो ये भी एक लॉस है, और ये जो लॉस है ये वाइब्रेटिंग कोर की वजह से है, सो बिकॉज ये ट्रांसफार्मर के एक्शन में शामिल है, सो इट कांट बी अवॉइडेड, ये लाजमी होगा। सो दीज आर द फ्यू पावर लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर। और जब हम पावर लॉसेज को पता लग गया हमें, इसका मतलब है कि आउटपुट पावर विल नेवर बी द सेम एज द इनपुट पावर। सो इफ यू वांट टू मेजर द एफिशिएंसी इन द परसेंटेज यू विल यूज दिस फार्मूला। सो एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू IS/VS over IP/VP into multiply by 100. So that is the formula for the efficiency of the transformer. Now we can solve few numericals about transformer. इसके uses देख लें जी। It is used as voltage regulators for TV, refrigerator, computers और air conditioners. इंडक्शन फर्नेसेस में इस्तेमाल होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज फॉर वेल्डिंग पर्पसेस, और इसके अलावा ट्रांसमिशन ऑफ AC ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस। ये कुछ यूजेस हैं ट्रांसफार्मर के जिनको आप जो है वो याद कर सकते हैं, राइट। सो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स, MP is 100, right, and its secondary winding has 200 turns, तो ये हमारे पास 200 है। The primary is connected to an AC supply of 120 volt, VP is
120 volt and the current flowing in it is IP is 10 ampere, the voltage and the current in the secondary. तो voltage in the secondary तो आपको पता है ये बराबर है voltage in the primary into NS over NP. तो voltage in the primary क्या है जी 120, NS क्या है जी 200 और NP क्या है जी 100. सो ये कितना आ जाएगा 240 वोल्ट, राइट. अब हमने करंट निकालना है तो आप जानते हैं कि IP VP is equal to IS VS. So I guess if we have to determine IS, so it will be equal to IP VP over VS. So what is IP? IP is 10. What is VP? VP is 120 and what is VS? That is 240. तो ये आ जाएगा आपके पास IS is equal to 5 एम्पेयर. सो दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट. स्ट्रेट अवे यू कैन सी दैट कि क्योंकि सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हैं तो जो हमारा करंट होगा IS वो कम होगा प्राइमरी से. तो देखिएगा कि प्राइमरी का करंट जो था वो 10 एम्पेयर था, तो अब हमारा आंसर आया ये. तो 10 एम्पेयर था तो सेकेंडरी का करंट कम हुआ है, जबकि बिकॉज स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर तो वोल्टेज जो है वो प्राइमरी का कम था तो सेकेंडरी का वोल्टेज क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया. सो दिस इज हाउ दी स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर वर्क्स. इट इंक्रीज दी वोल्टेज in the secondary and same time it decreases the current in the secondary. Next question देखिए, an ideal transformer has 100 turns in the primary. प्राइमरी में उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं जी 100 है, एंड 250 टर्न्स इन दी सेकेंडरी. सेकेंडरी में उसके पास 250 टर्न्स हैं. द पीक वैल्यू ऑफ द AC इज 28 वोल्ट. VP इज 28 ओवर स्क्वायर रूट 2, क्योंकि हम तो RMS वैल्यू यूज़ करते हैं ना. द RMS सेकेंडरी वोल्टेज इज नियरेस्ट टू, तो आपने VS जो है वो मालूम करना है. सो VS इज इक्वल टू VP इंटू NS ओवर NP. अगर आपने RMS वोल्टेज मालूम करना है तो यहाँ रखेंगे 28 इंटू स्क्वायर रूट 2, और NS क्या है आपके पास 250 और NP क्या है आपके पास 100 है, राइट. तो ये एक जीरो से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, तो ये कितना आ गया, ये 14 आ गया, तो ये कितना आ गया फिर 14 5 90, और 1.1 ओवर स्क्वायर रूट 2 कितना होता है जी, ये 0.7 होता है. तो 0.7 ये पॉइंट हटा दें तो ये यहाँ पे 7 आ गया, ये 9 आ गया, 9 7 कितना हो गया जी आपके पास 63. बंद करिए. सो क्वेश्चन देखिए, एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स इन द प्राइमरी एंड 250 टर्न्स इन द सेकेंडरी. द पीक वैल्यू ऑफ AC इज 28. द RMS सेकेंडरी वोल्टेज इज गिवन. तो पहले हम पीक वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज निकाल लेते हैं, क्योंकि रेशो तो वही है कि इट विल बी इक्वल टू VP मल्टीप्लाई बाय NS over NP. So VP is equal to 28, NS is 250 और NP is 100, right? So it will be equal to 28 multiplied by 2.5. पॉइंट खत्म करेंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, ये 14 आ गया, ये 5 आ गया. So it will be equal to 70. So जो हमें चाहिए RMS वोल्टेज इन दी सेकेंडरी वो होगा पीक वोल्टेज जो हमने निकाला है 70 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2. तो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आपको पता है 0.7 होता है. तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 7 49 हो गया. सो द नियरेस्ट आंसर विल बी इक्वल टू 50 वोल्ट, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड द क्वेश्चन इज एन आइडियल ट्रांसफार्मर स्टेप्स डाउन, यानी कि प्राइमरी वोल्टेज है 220 वोल्ट टू सेकेंडरी वोल्टेज कितना हो गया जी 22 वोल्ट. इन ऑर्डर टू ऑपरेट अ डिवाइस विद एन इम्पिडेंस ऑफ 220 ओहम, द करंट इन द प्राइमरी. सो द करंट इन द प्राइमरी अगर हमने फाइंड करना है तो हम जानते हैं IS VS इज इक्वल टू IP VP. सो करंट इन द प्राइमरी विल बी इक्वल टू IS VS ओवर VP, राइट. तो VP हमारे पास है, VS हमारे पास है, हमारे पास IS नहीं है तो ओहम लॉ लगा लें. V इज इक्वल टू IR, इधर SS लगा लें. तो यहाँ से IS विल बी इक्वल टू VS ओवर RS. सो VS इज 22 और RS इज 220, तो ये आ गया 1/10, यानी कि IS इज 0.1. तो ये यहाँ पुट करें, IS इज 0.1, VS इज 22 एंड VP इज 220. तो ये 1/10 आ गया, ये भी 0.1 हो गया. तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.01. ये देखिए मैंने ओहम्स लॉ लगाया हुआ है. प्राइमरी के कॉइल्स के आपस के दरमियान, उसके वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान, और सेकेंडरी के दरमियान भी लगा सकते हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में लिंक नहीं कर सकते. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एडी करंट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मेटल इज केप्ट इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. हमने एडी करंट की जो है वो डेफिनेशन को भी देखा था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज टर्न रेशियो 10 इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज एंड द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज. तो जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग के दौरान फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. तो अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो फिर आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी 50 हर्ट्ज ही होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रांसफार्मर विद टर्न रेशियो 10 raised to power 3 to 10 विल स्टेप अप 30 वोल्ट DC एंड दिस DC इज प्योर DC. प्योर DC पे ट्रांसफार्मर वर्क नहीं कर सकता, सो वो आउटपुट कोई नहीं देगा, तो इट विल बी 0 वोल्ट. सो dear student, that is it for the topic 12, which is electromagnetic induction. Inshallah next lecture में we will start the